जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज आज 22वां दिन है, जो कि 25 फरवरी को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो इस लेक्चर को हम लोग अच्छी तरीके से कवर करते हैं। जो भी क्लासेज में सर के द्वारा बताया गया है ना, 1 बाय 1 एज इट इज हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि SI का अभी हाल ही में न्यू वैकेंसी आया है, तो मेन SI बहुत जल्द ही आ जाएगा। तो आप लोग सारे लोग जुड़ जाइए, अभी भी वक्त है। होमवर्क सीरीज का हिस्सा बनिए। जितने भी होमवर्क के टॉपिक होते हैं ना, मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, साथ आपको सारे PDF भी वहीं पे मिल जाएंगे। आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि माई प्राइड माई स्कूल अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में 2024 में माई स्कूल माई प्राइड माई स्कूल अभियान का शुरुआत किया गया है दोस्तों। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू ही किया गया है। बात करते हैं हम लोग नई शिक्षा नीति। देखिए, भारत में सबसे पहले ना 1986 में शिक्षा नीति आता है, उसमें काफ़ी बार संशोधन होता है। और ये जो लेटेस्ट संशोधन हुआ है ना, वो 2020 में हुआ था, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। ये किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो 5+3+3+4 के सिद्धांत पे ये कार्य करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना के पूरक के रूप में किस एक पहल की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, ये पहल किया गया था क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की शुरुआत किया गया था। और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इसे 28 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। MSME, ठीक है, लघु एवं सूक्ष्म जो मंत्रालय है ना, उनके द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को शुरुआत किया गया था। इसका लक्ष्य क्या है ना, कि कोई भी चीज़ बनाएंगे ना, हम लोग इंडिया में बनाएंगे, ठीक है। इंडिया का जो भी प्रोडक्शन है ना, उसको हम लोग बढ़ाएंगे। बाहर देश से जो भी हम मंगाते हैं उसको हम लोग कम करेंगे, उसकी निर्भरता को कम करेंगे, और भारत के जो उत्पाद हैं उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। इससे क्या हो, स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं ना, उनको भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो मेक इन इंडिया का ये लक्ष्य है, इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए सर्वांगीण विकास हेतु किस सहायता योजना की शुरुआत की। देखिए, यहाँ पे महिलाओं के सर्वांगीण कहने का मतलब है कि महिलाओं का हर तरीके से विकास हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब सभी तरीके से विकास की बात किया गया। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया था, ध्यान रखिएगा, लाडली योजना, जो कि 2023 में लाया गया था। इसी तरीके से अगर आपको भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ी महिलाओं की कौन सी योजना है, तो ध्यान रखिएगा, सुभद्रा योजना। और ये शुरू किया गया है अभी हाल ही में उड़ीसा में 2024 में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश किसे घोषित कर दिया है। देखिए, ये WHO की बात करते हैं, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जनेवा में। ध्यान रखिएगा, WHO पूछे या फिर WTO पूछे, दोनों का मुख्यालय जनेवा में ही है। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये देखिए, कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग कुंड रोग भी कहते हैं, और ये जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि त्वचा को ये इफेक्ट करती है। तो अभी हाल ही में जॉर्डन को कुष्ठ रोग फ्री कर दिया गया है WHO के द्वारा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मलेरिया फ्री होने वाला 5वां अफ्रीकी देश कौन बन चुका है। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है मिस्र, जो भी हाल ही में WHO ने इनको मलेरिया फ्री कर दिया है। अब इन्हें मलेरिया फ्री करा है, तो यहाँ से दो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये याद रखना है कि आसवन बांध, जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया है, कहाँ पे, मिस्र में, और ये नील नदी पे बनाया गया। इस बांध का नाम ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इसका नाम चेंज हुआ है, ग्रैंड रेनेसा बांध, ठीक है। तो इस बांध का आपको नाम ध्यान में रखना है। देखिए, मिस्र से आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन का वार हो रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि बहुत सारे देश उन दोनों देशों को देश के रूप में घोषित कर रहे थे। तो इजराइल को पहला देश के रूप में घोषित किसने किया था, तो वो इजिप्ट ने किया था, मिस्र ने किया था, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबी लड़ाई के बाद किस वर्ष भारत को कालाजार मुक्त घोषित किया गया था, तथा भारत कालाजार मुक्त होने वाला देश का दूसरा देश बन चुका है। मतलब दुनिया का दूसरा देश इंडिया है, जो कि कालाजार फ्री हो चुका है। तो 2023 में इसको कालाजार फ्री कर दिया था। देखिए, जो कालाजार होता है ना, वो परजीवियों के द्वारा होता है, ठीक है। इससे क्या होती है कि ब्रेन काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत का कुछ लक्ष्य है फ्री होने का, उसे देख लीजिए। पहले तो आपको ध्यान रखना है, पोलियो कब फ्री होता है, भारत 2014 में होता है, ठीक है। अगर हम लोग एनीमिया की बात करते हैं तो एनीमिया 2030 तक, टीबी की बात करते हैं तो 2025 तक, अगर हम लोग मलेरिया फ्री भारत का लक्ष्य की बात करते हैं तो 2030 तक। तो 2030 तक एनीमिया और टीबी दोनों का, एनीमिया और मलेरिया दोनों फ्री होने का लक्ष्य भारत का है। तो उसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे लक्ष्य कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको इसे रट जानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानी परियोजना को कब मंजूरी प्रदान किया गया और इस परियोजना को किन दो देशों के देश नहीं कह सकते यहाँ पे, आप इसे स्टेट एंड यूटी ध्यान रखिएगा के बाद शामिल किया गया। ध्यान रखिए ये जो कानी परियोजना है ना, सी से ध्यान रखिएगा चेन्नई और ए एन से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो चेन्नई और अंडमान निकोबार समूह को इससे जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा चेन्नई और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, यहाँ से इसको जोड़ा जाएगा और ये जोड़ने का कार्य कौन करेगा, बीएसएनएल करेगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे से याद रखिएगा ऑपरेशन कवच, ठीक है। तो ऑपरेशन कवच का संबंध किससे है, रेलवे से है। वही ऑपरेशन जब अमानत की बात करते हैं तो वो आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ से क्या है इसका संबंध है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं अमृत भारत कब शुरू हुआ था ये पहल, तो ये 2021 में शुरू किया गया था और कहा गया था कि 2047 तक भारत का 100 साल पूरा होने वाला है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना वो भारत का अमृत काल है। अभी हम लोग किस काल में जी रहे हैं, तो भारत के अमृत काल में अभी हम लोग जी रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण प्लस योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया। देखिए ये जो तरुण प्लस योजना है ना, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है भारत की एक योजना है जिसका नाम ध्यान रखिएगा मुद्रा योजना, ठीक है। ये कब शुरू किया गया था, 2015 में शुरू किया गया। इस मुद्रा योजना में क्या होता है ना कि लोन मिलता है, वो भी 3 तरीके का लोन मिलता है। पहला ध्यान रखिएगा तरुण लोन मिलता है, ठीक है। दूसरा मिलता है किशोर लोन और तीसरा मिलता है शिशु लोन। अगर शिशु लोन की बात करते हैं तो ये 50,000 तक का मिलता है। अगर हम लोग किशोर लोन की बात करते हैं तो ये 5 लाख तक का मिलता है। और ये जो तरुण लोन है ना, इसका सीमा भी हाल ही में पहले 10 हुआ करता था लेकिन अभी हाल ही में 20 लाख कर दिया है। तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। और मुद्रा योजना का शुरुआत कब किया गया, 2015 में शुरू किया गया। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इससे भी आप लोग रट जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनगंगा और जलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को किस राज्य के द्वारा अनुमति दिया गया। देखिए ये बेनगंगा की बात करते हैं तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। वहीं पे जलगंगा की बात करते हैं तो ये ताप्ती की सहायक नदी, ठीक है। ये दोनों नदी को क्या किया जाएगा, आपस में मर्ज किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने इसको अनुमति दे दी है। देखिए ये नदी क्यों जोड़ा जा रहा है, आपको पता होगा कि जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं ना, वहाँ पे सालों भर वहाँ पे जल पाया जाता है। वहीं पे अगर दक्षिण भारत की नदी की बात करते हैं तो ये बारहमासी नहीं होती है, क्योंकि ये डिपेंड होती है वर्षा पे। जब वर्षा होगा तभी इन नदियों में पानी होगा अथवा इनमें पानी नहीं होगा, ठीक है। तो सरकार ने ये प्रयत्न किए हैं कि हम लोग उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत से जोड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना अगर कहीं पे हुआ था तो उसे ध्यान रखिएगा, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना सबसे पहले भारत की नदी जोड़ो परियोजना थी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कोसी मोची जो नदी जोड़ो परियोजना है ना, उसको भी मंजूरी दिया गया था 2024 में। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नदी जोड़ो परियोजना से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। आपको पता होगा कि 1857 का जब क्रांति होता है ना, उसका जब ख़त्म होता है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर जो है बुक लिखते हैं। तो उसी में एक वीडी सावरकर भी होते हैं जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1857 को सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता का जो लड़ाई है ना वो किसने कहा था, तो वीडी सावरकर जी ने ही कहा था। तो इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि के द्वारा बनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि एचिसन विधि के द्वारा ग्रेफाइट को बनाया जाता है। बात हम लोग ग्रेफाइट की बात करते हैं। देखिए ग्रेफाइट जो होता है ना वो कार्बन का अपरूप होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कि स्नेहक के रूप में करते हैं, ठीक है। काफ़ी जगह पे इसका यूज किया जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये कार्बन क्या होता है, एक प्रकार का अधातु होता है, ठीक है। तो उस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों में से पारित बिल पे किसके हस्ताक्षर के बाद वो कानून बनता है। देखिए कोई भी अगर हम लोग बिल लाते हैं तो यहाँ पे एक लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होते हैं। कोई भी बिल लाते हैं या तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा में पेश करें या फिर हम लोग राज्यसभा में पेश करें। जहाँ पे भी पेश किया जाता है ना, उसके अगर हमने लोकसभा में किसी बिल को पेश किया ना तो वो राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, सेकेंड बार। अगर हमने राज्यसभा में पेश किया तो वो लोकसभा में आएगा। ये दोनों के बाद जो है ना, ये दोनों से जब बिल गुजर जाते हैं उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ अधिकार होता है, जैसे कि ये बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं या फिर बिल को अपने पास रख सकते हैं या फिर उस पर अपना वो सिग्नेचर करके उसको वो पास कर सकते हैं। तो कोई भी बिल को अगर उन्होंने पास कर दिया तब जाके वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल
कोट डीजी कहाँ पे अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, ये जो कोट डीजी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि सिंध प्रांत में अवस्थित है। बात हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की करते हैं तो इसमें सबसे पहला स्थल खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा में खोजा गया था। ठीक है, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद 1922 में खोजा गया था आपका रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो में। और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कोई है तो वो मोहनजोदड़ो है। दूसरे नंबर पे राखीगढ़ी है। अगर इंडिया के संदर्भ में देखा जाए ना तो पहले स्थान पे क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, और दूसरा धौलावीरा हो जाएगा जो कि गुजरात में है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था लोथल, जो कहाँ पे, वो भी गुजरात में ही अवस्थित है और वो भोगवा नदी पे अवस्थित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और इसमें संशोधन योग्य है। यह कथन सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में किया गया था? देखिए, सबसे पहले जब प्रस्तावना आया था ना तो इसमें काफ़ी बार वाद विवाद हुआ था। कोई कह रहे थे कि ये संविधान का भाग है, कोई कह रहे थे संविधान का भाग ये नहीं है। ठीक है, लास्टली जो विवाद उत्पन्न हुआ था ना वो केशवानंद भारती मामला में इसको सुलझाया गया था जो कि 1973 में आता है। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है ना कि केशवानंद भारती मामला कब आया था, तो ध्यान रखिएगा 1973 में आया था। इसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का भाग है और संविधान के भाग होने के नाते इसमें हम लोग संशोधन कर सकते हैं। इसीलिए इसमें 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी अखंडता और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। तो उस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। बात हम लोग केशवानंद भारती मामला की करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो रेशियो था जजों का कितना था, 7.6 का रेशियो था। और भारत में सबसे बड़ी कोई समिति बनी थी तो यही था केशवानंद भारती मामला, जिसमें 13 जज उपलब्ध थे। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग के द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है और पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, आपको पता होगा कि पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। और पित्तरस का कार्य क्या होता है, ये इसमें कोई प्रकार का इंजाइम नहीं होता। ये क्या करता है, वसा को क्या करता है, फैटी एसिड में ये तोड़ता है। ठीक है, वसा को तोड़ने के लिए पित्तरस का यूज किया जाता है। इसका नेचर कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, क्षारीय इसका नेचर होता है। और पित्तरस का निर्माण तो लीवर में होता है, लेकिन ये स्टोर जो है ना वो लीवर के जस्ट नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, वहीं पे इसका स्टोर होता है। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? देखिए, जैविक घटक कहने का मतलब जो सजीव हैं, तो ये प्रकाश, आर्द्रता और जल जो है ये निर्जीव है। तो ये जैविक घटक नहीं हो जाएंगे बल्कि ये अजैविक घटक हो जाएंगे। ठीक है, जैविक घटक क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। उपभोक्ता में क्या आएगा, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता आता है, द्वितीयक उपभोक्ता आता है, तृतीयक आता है और अपघटक। अपघटक में आपको ध्यान रखना है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु ये सब क्या हो जाएंगे, अपघटक में हो जाएंगे, जो कि एक प्रकार के सफाई कर्मी के रूप में कार्य करते हैं। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए की खोज क्रमशः कब और किसके द्वारा किया गया था? देखिए, ध्यान रखिएगा, डीएनए की खोज जो है ना वो 1869 में, वहीं पे आरएनए की खोज 1868 में किया गया था। ठीक है, ये फ्रेडरिक मीसर के द्वारा किया गया था। अब डीएनए आरएनए की बात करते हैं। आपको पता होगा कि शरीर की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है ना वो सेल होती है। ठीक है, और सेल का सबसे छोटा पार्ट जो होता है ना वो क्या होता है, जीन होता है। इतना तो आपको पता होगा। सेल के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कहता है। इसी केंद्रक में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पदार्थ को उष्मा तरंग के संचरण द्वारा सीधे गर्म होने की प्रकृति होती है? देखिए, कोई भी पदार्थ, कौन सी ऐसी पदार्थ है जो उष्मा तरंगों के द्वारा वो सीधे गर्म हो जाती है? ध्यान रखिएगा, वो विकिरण के द्वारा ही गर्म होती है। क्वेश्चन है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ पे किया गया था? आपको ध्यान रखना है कि 10 जून 1975 को नागपुर में इसका सम्मेलन किया गया था, विश्व हिंदी सम्मेलन का। इसी अवसर पे 10 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 14 सितंबर, ध्यान रखिएगा, 1949 को, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में इंडिया में मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के टाइम में लाया गया था? ध्यान रखिएगा, ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था ना ये 1856 में पारित हुआ था। और इसका समर्थन किसने करा था या फिर इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। देखिए, ये कैनिंग के टाइम में किया गया था और कैनिंग के टाइम में 1857 की क्रांति भी होती है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बनते हैं? तो कैनिंग ही बनते हैं, जो कि 1858 का जो एक्ट है ना उसके थ्रू इनको बनाया जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण की सूची जारी करने वाला पहला देश कौन बन चुका है? ध्यान रखिएगा, ये इंडिया बन चुका है। और ये किसके द्वारा कर रहे हैं? तो ये एसडीजी का पहल जो कि 2015 में इसकी अवधारणा आई थी। इसमें लक्ष्य रखा, इसमें देखिए टोटल 17 लक्ष्य है। और ये जो लक्ष्य है ना, इसमें हेल्थ भी है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी है, जलवायु हो गया, और मतलब सारे तरीके का लक्ष्य, यहाँ तक कि पानी का जो भी समुद्र जीवन होता है ना, उनका भी लक्ष्य यहाँ पे रखा गया। ये लक्ष्य 2030 तक रखा गया इसको पूरा करने का। और अब जो स्थान पे इंडिया में कौन सा है? ध्यान रखिएगा, केरला है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल विश्व में भारत का कैमा स्थान है एसडीजी में, तो 71वें स्थान पे भारत सस्टेन करता है। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ना, जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर पहले भारत का अंग था, मतलब अंग था, लेकिन संपूर्णता अधिकार वहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे इसको 2 यूटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। और वहाँ के जितने भी नियम थे ना, जो कि बंदिश था, उसको समाप्त कर दिया गया था। और ये लागू कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। तो जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो गया था। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो इंडिया के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि 2005 में संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2019 में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का जो अक्षीय तंत्र है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? देखिए अक्षीय तंत्र मतलब एक्सियल जो बोन होते हैं ना, उसमें टोटल 80 हड्डी होती है। इसमें स्कल में कितना होता है? खोपड़ी में 20 हड्डी होती है, चेस्ट में 25 हड्डी होती है, और बैक बोन में 26 हड्डी होती है, ठीक है। टोटल मिला के 80 हड्डी जो है वो एक्सियल में होती है, ठीक है। और उपांगीय में कितनी हड्डी होती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी वर्ग के जीव के अस्थि में अनेक नली समान संरचना पाई जाती है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग हैविसियन सेल या फिर नलिकाएं कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्राणी जगत को किन 5 वर्गों में बांटा था? ये जो प्राणी जगत था ना, उन्होंने 5 जगत में बांटा था। एक उन्होंने एनिमेलिया जगत बोला था, ठीक है। एक प्लांट, एक ध्यान रखिएगा प्रोटेस्टा, एक मोनेरा और एक कवक। टोटल 5 जगत में उन्होंने बांटा था, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कब और किस पंचवर्षीय योजनाओं में पेश किया गया? देखिए पहली बार गरीबी का जो मुद्दा था ना कि गरीबी हटाओ, ये 1971 का 5वां पंचवर्षीय योजना में इसका सबसे पहले मुद्दा को उठाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं दोस्तों, तो इसे आप लोग रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया था? ध्यान रखिएगा, नेपोलियन। और ये कहाँ के थे? तो ये जर्मनी से संबंधित थे। आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध हो या फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो, इसमें सम्मिलित देश कौन था? तो वो जर्मनी ही था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क जी के द्वारा किया गया था। वहीं के जर्मनी का राजा कौन था? हिटलर था, जिन्होंने नाजीवाद प्रथा की शुरुआत की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कब किया था? ध्यान रखिएगा, 7 मई 1945 को जो है रूस में उन्होंने सोवियत संघ के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H5N1 वायरस को कौन सा रोग होता है? देखिए H5N1 वायरस जो होता है ना, उससे बर्ड फ्लू होता है। अगर आपका स्वाइन फ्लू पूछा जाएगा ना, तो H1N1 को ध्यान रखिएगा। ये सभी किसके कारण होते हैं? तो ये वायरस के कारण होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायटम, युगलीना और प्लाज्मोडियम जंतु जगत के किस संघ में आते हैं? आपको पता होगा कि टोटल 5 जगत था, एनिमिलिया, प्लांट, मोनेरा, प्रोटेस्टा और कवक। तो इसमें प्रोटेस्टा में डायलम, युगलीना और प्लाज्मोडियम आते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर मिशन, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन है? तो वो आदित्य L1 है। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? ध्यान रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और ये किस पॉइंट पे उतरा था? उस पॉइंट का नाम ध्यान रखिएगा, लेग्रेज पॉइंट पे ये उतरा था। अगर बात करते हैं इसके डायरेक्टर का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, निगार साची इसके डायरेक्टर थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब और कहां पे आयोजित किया गया था? आपको ध्यान रखना है कि बिहार में जब पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, वो 1912 में हुआ था, वो 27वां था, ठीक है। ये 27वां अधिवेशन था। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, पटना में। और आसिम अधुलकर उसके अध्यक्षता किए थे। वही दूसरी अगर अधिवेशन की बात करते हैं तो वो जस्ट 10 साल के बाद हुआ था, गया में 1922 में। और ये CR दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक विविधता किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली जो कि नेशनल पार्क केरला में वहाँ पे पाया जाता है। अगर हम लोग जैव विविधता की बात करते हैं तो भारत का जो 4 हॉट स्पॉट है, आपको ध्यान रखिएगा, पश्चिमी भारत हो जाएगा, पूर्वी हिमालय हो जाएगा, यहाँ पे आपको इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। भारत का 4 ये हॉट स्पॉट है जहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और इस समय सबसे ज़्यादा कहीं पर पाई जाती है तो वो पश्चिमी भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का प्रकाशन कब और किस संस्था के द्वारा किया गया था। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि द इंडियन स्ट्रगल बुक किसका है। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का है, जिसको प्रकाशन 1998 में किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि मानव रुधिर में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है। देखिए, मानव जो ब्लड होता है ना, उसमें क्या होता है, एक ठोस भाग होता है और एक लिक्विड होता है। ठोस में आपको क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेट होता है और जो लिक्विड पार्ट होता है ना, उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आपको 55 से लेकर 60% तक प्लाज्मा की मात्रा होती है और प्लाज्मा में भी 90 से लेकर 95% तक इसमें वाटर पाया जाता है। तो यहीं पे पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के एबीओ समूह के अंतर्गत किस रक्त समूह को सर्वगाही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक AB+ आपको ध्यान रखना है और एक O- ध्यान रखना है। AB+ क्या हो जाएगा, सर्वगाही हो जाएगा और O- क्या हो जाएगा, सर्वदाता हो जाएगा। देखिए, O- जो होता है ना, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं, सभी प्रकार के इसमें एंटीबॉडी पाए जाते हैं। वहीं पे अगर AB की बात करते हैं तो AB में क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों को विचार कीजिए, सही को यहाँ पे बताया गया है। देखिए, ल्यूकोसाइट क्या प्लेटलेट्स में होता है, बिल्कुल नहीं। एरिथ्रोसाइट आरबीसी में होता है, बिल्कुल सही है। और थ्रोम्बोसाइट डब्ल्यूबीसी में होता है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए कि सर्वाधिक O2 का परिवहन किस रक्त कणिका के द्वारा किया जाता है। आपको पता होगा कि ब्लड में जो आरबीसी होती है ना, वही ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने में रक्त को कितना समय लगता है। ध्यान रखिएगा, 60 सेकेंड लगता है रक्त को, या फिर आप 1 मिनट भी कह सकते हो। और 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, तो 72 से लेकर 75 बार धड़कता है। वहीं पे यहाँ पे ब्लड पंप कितने कर दिया जाता है, तो 70 ml कर दिया जाता है। तो उस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त वाहिकाओं में कौन सी वाहिकाएं क्राउन सबसे चौड़ी होती है। ध्यान रखिएगा, वो महाधमनी होती है, जिसको अरोटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाहिकाओं के द्वारा रक्त हृदय में प्रवेश करता है। ध्यान रखिएगा, महाशिरा के द्वारा ही रक्त जो है वो हार्ट में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में रंध्र हो, जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, कि उसके खुलने और बंद होने के लिए किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पोटेशियम के कारण ही प्लांट में जो रंध्र होते हैं, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, यहाँ से क्या होती है, रंध्र खुलती हैं और वो बंद होती हैं। नेक्स्ट है कि हृदय में अर्धचंद्राकार बल्ब पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये दायां आलिंद में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है। ध्यान रखिएगा, ये फुसफुस धमनियाँ ले जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में होने वाले शिथिलन और संकुचन को क्रमशः किस नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। जब मानव का हृदय जब शिथिलन होता है, सिकुड़ता है, तो उसको हम लोग सिस्टोल करते हैं, और जब वो फैलता है तो उसको हम लोग डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के किस रुधिर वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, AB+, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्वगाही कहते हैं। वहीं पे O क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा सर्वदाता। इसमें क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन सभी प्रकार के एंटीबॉडी इसमें पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH फैक्टर एक एंटीजन है, जिसका खोज किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, लैंड स्टेनर के द्वारा, और ये रीसस बंदर पे उन्होंने पहला प्रयोग किया था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व पौधे में ऑक्सीजन, हार्मोन और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। ध्यान रखिएगा, ये जस्ता मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी अत्यधिक मात्रा होने के कारण रक्त गाढ़ा, लाल और लसलसा या फिर सयान होता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, या तो आपका प्लेट होगा या फिर ब्लड प्रोटीन में पाया जाता है एक हेपेरिन। ठीक है, तो हिपेरिन के कारण भी ऐसा होता है, तो उस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो मांसपेशियों का दर्द, तनाव, ये सब का जो उपचार होता है ना, उसमें हम लोग अवरक्त किरणों का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की अधिकतम ध्वनि सुनने की प्रवक्ता कितनी होती है। देखिए, मनुष्य सबसे ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल तक कहाँ की ध्वनि सुन सकती है। ध्यान रखिएगा, 130 डेसिबल सुन सकती है, लेकिन जनरली अगर बात किया जाए ना, तो मनुष्य 45 डेसिबल ही सुनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्ट्री या प्रयोगशाला के वायुमंडल में बैक्टीरिया हटाने के लिए किस तरंग का यूज किया जाता है? याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणों का यहाँ पे यूज हम लोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जहाज समुद्र की गहराई मापने या फिर समुद्र में छिपे हुए भाग का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? ध्यान रखिएगा, सोनार का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इस फुल फॉर्म को भी आपको रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों पर कितने समय के लिए रहता है? देखिए, ध्वनि जो होता है ना, आप ध्यान रखिएगा, ध्वनि सबसे पहले तो एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है और इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि ठोस में चलती है, उसके बाद द्रव, उसके बाद भी गैस में चलती है। तो कान पर कितना प्रभाव पड़ता है? 1/10 सेकेंड तक की किसी भी आवाज़ का प्रभाव रहता है कान में। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से किस में गमन करती है? अभी हमने आपको बताया है कि इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह प्रकार का यांत्रिक तरंग होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर गैस में होता है, फिर द्रव में होता है, उसके बाद फिर गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, ये 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादलों की बिजली के चमक के काफ़ी समय बाद गर्जना सुनाई देती है। आपको पता होगा, जब भी बिजली चमकती है ना, उसके थोड़ी देरी के बाद ही क्या होता है, हमको गर्जना सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि का जो चाल होता है ना, वो प्रकाश की चाल से कम होता है, इसीलिए ऐसा सुनाई हमें देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य ताप और दाब पे पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, पदार्थ अगर जनरली देखा जाए तो वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तल हैं जो सामान्य ताप और दाब पे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, इसमें 11 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप का मान होता है कितना, और ये गैस की प्रकृति और दाब पे निर्भर करती है। देखिए, ये जो परम शून्य, जिसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, इसके बाद जो है ना, वो टेम्परेचर का मान नहीं होता। मतलब टेम्परेचर का सबसे जो कम वाला मान होता है वो कितना होता है? ध्यान रखिएगा, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी से मूल्यह्रास वाले हिस्से को घटाया जाता है तो बचा हुआ हिस्सा क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम लोग जीडीपी से मूल्यह्रास को हम लोग माइनस कर देते हैं ना, तो वो एनडीपी बचता है। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, 1921 को कहा जाता है। अगर उससे आपको लघु विभाजक पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 1951 में। भारत में पहली बार जातीय जनगणना कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था। इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने आयु के वर्ष के लोग कार्यशील जनसंख्या के माने जाते हैं? देखिए, 15 से लेके जो 59 साल के जो लोग होते हैं ना, वो कार्यशील आबादी के रूप में जाने जाते हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना कब और किसके द्वारा चलाया गया था? ध्यान रखिएगा, 1950 में चलाया गया था, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का थिंक टैंक और सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, नीति आयोग को जाना जाता है, और ये योजना आयोग पहले हुआ करता था। इसका नाम बदला गया था, 2014 में घोषणा किया गया था अगस्त में। ठीक है, और इसका नाम चेंज हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा गया, तो उसे ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा, 1952 में नेहरू जी के ने इसकी अवधारणा दिया गया था और उनके द्वारा 1952 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रुपए का अवमूल्यन कब और कितनी बार किया गया था? ध्यान रखिएगा, 3 बार किया गया था, 1949 में, 1966 में और 1951 में। तीनों आपको रट जाना है, क्योंकि ये सारे फैक्ट है। ठीक है, ये सारे आपको रटने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोनाल्ड मॉडल पे आधारित थी? ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 में थी, और इसमें फोकस किया गया था कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों पे, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? आपको ध्यान रखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, वहाँ पे 3 प्रकार के संयंत्र लगाए गए थे, इसमें से राउरकेला संयंत्र की भी स्थापना किया गया था। तो ये दोनों कौन कौन से थे और किस देश के द्वारा स्थापित किया गया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्ती योजना, जिसको हम लोग रोलिंग प्लान भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा, तो इसका जो प्रतिपादन है ना, वो गुनार मिडल के द्वारा किया गया था, और ये मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में 1976 से 80 में आया था। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? ध्यान रखिएगा, 1981 के अधिनियम के तहत इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मनमोहन मॉडल को किस वर्ष पेश किया गया था? ध्यान रखिएगा, 1951 में इसे पेश किया गया था, और इसी को हम लोग एलपीजी मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, तो तीनों का नाम ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना योजना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना को अवसंरचना योजना भी कहा जाता है। वहीं पर गरीबी की बात किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी की बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगत निर्गत मॉडल किस योजना पर आधारित है। ध्यान रखिएगा 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। सारे आपको PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।